मंगल ग्रह पर जाना हम इंसानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन बन गया है। जैसे जैसे पृथ्वी पर इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे धरती पर मौजूद रिसोर्सेज और लैंड एरिया कम होता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी पर पॉपुलेशन का लेवल बहुत तेज गति से ऊपर जा रहा है। ऐसे में अगर हमने किसी और सेलेस्टियल बॉडी को अपना घर नहीं बनाया तो भविष्य में हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के जैसे हैं और जिन पर हम भविष्य में अपनी कॉलोनी बना सकें। हमारे सौरमंडल में भी ऐसी बहुत सारी जगह मौजूद हैं, जैसे कि हमारा खुद का चंद्रमा, मंगल ग्रह और शनि ग्रह का चांद टाइटन। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन सभी पर बिना मॉडिफिकेशन के रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ये अंतरिक्ष के बहुत ही एक्सट्रीम इलाकों में मौजूद हैं। हमारी मल्टीप्लैनेटरी बनने की शुरुआत हमारे चंद्रमा से होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है, जिससे किसी भी मिशन को रिपीट करना वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन वैज्ञानिक खुद ये बात मानते हैं कि उनका मुख्य टारगेट कोई और नहीं बल्कि मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने की बातें मुख्यतः साइंस फिक्शन की किताबों से आई थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये साइंस फिक्शन रियलिटी में तब्दील होता गया। फिर इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सीधे मंगल पर इंसानों को ले जाने का प्लान बनाया और यहीं से शुरुआत हुई मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज बनने की। अभी भी हम मंगल ग्रह तक नहीं पहुंचे हैं और ऐसा करने के नजदीक भी नहीं हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास तो जरूर किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रयास का नाम है द क्यूरियोसिटी रोवर। ये मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले कुछ सबसे फेमस अंतरिक्ष यानों में से एक है, जिसने वैज्ञानिकों को मंगल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी अंतरिक्ष यान की पूरी जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। इसकी जर्नी के साथ साथ आपको मंगल ग्रह के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त साल 2012 को मंगल की सतह पर लॉन्च हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यह स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर पहुंचा तब मंगल के ऑर्बिट में एक और स्पेसक्राफ्ट मौजूद था, जिसका नाम था रिकनेसेंस ऑर्बिटर। इस स्पेसक्राफ्ट ने क्यूरियोसिटी रोवर की एक तस्वीर भी ली थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके ऊपर ये गोल चीज असल में कुछ और नहीं बल्कि पैराशूट है। मंगल ग्रह का वायुमंडल इतना ज्यादा मोटा नहीं है, जिस वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को परफेक्टली लैंड कराने के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है। ये थ्रस्टर जमीन पर उल्टा फोर्स लगाते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम हो जाती है और वो बहुत आराम से सतह पर लैंड हो जाता है। लैंड होने के कुछ ही मिनट बाद ये स्पेसक्राफ्ट आसपास के एरिया का एनालिसिस करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने सिस्टम डायग्नोस्टिक को भी चेक करता है और ये पता लगाता है कि ये मिशन को शुरू करने के लिए रेडी है या नहीं। वैज्ञानिकों ने इसे बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया था, जिस वजह से इसने मंगल पर जाते ही अपने काम को शुरू कर दिया था। 6 अगस्त को लैंड होने के जस्ट अगले दिन यानी 7 अगस्त को ये अपना मास्ट डिप्लॉय करता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मास्ट स्पेसक्राफ्ट का एक पार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और कैमरा अटैच्ड होते हैं। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए क्यूरियोसिटी रोवर मंगल पर रिसर्च करने वाला था। वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पूरे एक दिन तक सेट करता रहा और 8 अगस्त साल 2012 को पहली तस्वीर खींचकर वैज्ञानिकों को भेजता है। दरअसल ये एक टेस्ट इमेज थी, जिससे वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि क्यूरियोसिटी रोवर का कैमरा और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। इस तस्वीर को एक पैनारोमिक कैमरे द्वारा खींचा गया, जो बहुत ही वाइड एंगल तस्वीरें खींचता है। इसके जरिए वैज्ञानिक एक बहुत बड़े एरिया को एक छोटी सी इमेज में कैप्चर कर लेते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने सिर्फ मंगल की तस्वीरों को ही नहीं लिया, बल्कि वहां पर जाकर उसने अपनी एक सेल्फी भी ली। इस तस्वीर को भी क्यूरियोसिटी रोवर ने वैज्ञानिकों को भेजा और ये तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तस्वीर को क्यूरियोसिटी में लगे हुए मार्स एंड लेंस इमेजर कैमरा द्वारा खींचा गया था और ये पहली बार था जब किसी स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर जाकर सेल्फी ली थी। तस्वीरों का सिलसिला खत्म होने के बाद अब क्यूरियोसिटी अपने असली काम की शुरुआत करता है।
इस स्पेसक्राफ्ट को सबसे पहले मंगल ग्रह की मिट्टी का एक सैंपल कलेक्ट करना था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि किसी भी ग्रह की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक उसकी मिट्टी और वहां पर मौजूद पत्थरों की पढ़ाई करते हैं। यही कारण था कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी को क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा कलेक्ट करना चाहते थे। ये मिट्टी के सैंपल आगे चलकर वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी साबित होते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर को एक ऐसे एरिया में उतारा गया था जहां पर वैज्ञानिकों को पानी मौजूद होने की आशंका थी। काफी सारी कैलकुलेशन और थ्योरी के मुताबिक मंगल ग्रह पर कुछ अरब साल पहले पानी मौजूद हुआ करता था, लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर के लैंड होने से पहले ये सिर्फ महज एक थ्योरी ही थी। हालांकि साल 2012 में इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर सेडिमेंट्री रॉक्स की खोज की। जब इन पत्थरों की स्टडी की गई तो उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल को पाया गया और ये बात कंफर्म हो गई कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी पानी मौजूद हुआ करता था। अब सुनने में भले ही ये छोटी सी बात लगे, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। आज मंगल ग्रह पर पानी तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पोल्स पर आज भी हम ये विशाल ग्लेशियर देख सकते हैं। ये बर्फ मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनी हुई है, जो शायद भविष्य के इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जा सके। मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद 12 अगस्त 2012 को क्यूरियोसिटी रोवर अपनी पहली ड्राइव लेता है। अभी तक वैज्ञानिक मंगल की सतह को एनालाइज कर रहे थे और मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करके ये पता लगा रहे थे कि किस रफ्तार से क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल की सतह पर चलाया जाए। इन सभी चीजों की एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी भी गलती होने पर अरबों डॉलर का मिशन फेल हो सकता है। क्यूरियोसिटी रोवर के पहियों को पहली बार टेस्ट किया जाता है और मात्र 4.5 मीटर की दूरी तय कराकर इसे वापस से रेस्ट पोजीशन पर ले आया जाता है। इस टेस्ट ड्राइव के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चल गया था कि क्यूरियोसिटी रोवर के पहिए बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं और अब ये मंगल की सतह पर टहलने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद 13 अगस्त 2012 को वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए बहुत ही जरूरी प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है लेजर जैपिंग। असल में वैज्ञानिक इस प्रोसेस के जरिए क्यूरियोसिटी में लगे हुए लेजर को एक पत्थर पर मारते हैं ताकि वो उसे सही से एनालाइज कर पाएं। इसके साथ ही चैम कैम नाम का एक कैमरा भी लगा होता है, जिसका काम होता है पत्थर की कंपोजिशन को रिकॉर्ड करना। चैम कैम का फुल फॉर्म होता है केमिकल कैमरा, यानी एक ऐसा कैमरा जो पत्थर की केमिकल कंपोजिशन को कैप्चर करने के काबिल हो। वैज्ञानिक जिस पत्थर को टारगेट कर रहे थे उसका नाम था कोरोनेशन। उसका मुख्य मकसद था इस पत्थर में मौजूद सारे एलिमेंट्स का पता लगाना और ये पता लगाना कि ये किस तरह से बना हुआ होगा। इस कैमरा सिस्टम के काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। क्यूरियोसिटी में लगी हुई लेजर को जब किसी पत्थर पर टारगेट किया जाता है तो उसके हाई एनर्जी की वजह से उस पत्थर का तापमान इंक्रीज होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब ये तापमान इतना ज्यादा हो चुका होता है कि पत्थर का टारगेटेड एरिया सॉलिड से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो चुका होता है। प्लाज्मा में कन्वर्ट होने की वजह से ये अलग अलग रंग की लाइट को एमिट करने लगता है, जिससे वैज्ञानिक स्टडी करके ये पता लगा लेते हैं कि उसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस तरह से एलिमेंट और कंपाउंड्स को ढूंढने की टेक्नोलॉजी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। जब भी कोई एलिमेंट लाइट को रिलीज करता है तो उसकी वेवलेंथ को स्टडी करके वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रहों के अंदर के एलिमेंट का भी पता लगा लेते हैं। जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने आता है तो तारे की रोशनी उस ग्रह से होकर गुजरती है। ये रोशनी उसके वायुमंडल में मौजूद एलिमेंट्स को लाइट रिफ्लेक्ट करने का एक मौका देती है और इसी रिफ्लेक्टेड लाइट के जरिए वैज्ञानिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का पता लगा लेते हैं। कोरोनेशन को एनालाइज करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि उसके अंदर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद था। मंगल ग्रह पर लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल का लाल रंग भी असल में लोहे से ही आता है। आपने अपनी छोटी क्लास में रस्टिंग नाम के प्रोसेस के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी ऑक्सीजन गैस आयरन के साथ केमिकल रिएक्शन करती है तो इससे आयरन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड बनता है। इसी केमिकल कंपाउंड को हम आम भाषा में जंग के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह पर भी यही आयरन ऑक्साइड भारी मात्रा में मौजूद है।
जिससे हमें इसका रंग बिल्कुल लाल दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि पास्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले मंगल ग्रह नीले और भूरे रंग का रहा होगा, लेकिन कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे इसका रंग बदलता गया। रंग बदलने के साथ साथ इस पर मौजूद पानी भी खत्म होता गया और अंत में ये एक बंजर ग्रह बनकर रह गया। क्यूरियोसिटी रोवर अपने 27वें दिन पर एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की तस्वीर खींचता है, जो असल में कुछ और नहीं बल्कि सेडिमेंट्री रॉक सैंपल थे। इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का नाम था सेडिमेंट्री कंग्लोमेरेट। इस पर स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जिस एरिया में क्यूरियोसिटी रोवर रिसर्च कर रहा है वहां पर एक समय पर पानी मौजूद हुआ करता था। ये पानी एक जगह रुका हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल पृथ्वी पर मौजूद नदियों की तरह ही बहता रहता था। इसी बहते पानी की वजह से हमें सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा सिर्फ मंगल ग्रह पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट ब्रह्मांड में अगर किसी भी ग्रह पर पानी बहेगा तो वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे ही पत्थर फॉर्म होंगे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो क्यूरियोसिटी रोवर ने ऑलमोस्ट हर एक दिन कुछ न कुछ नई रिसर्च की थी, लेकिन अगर हम उन सभी को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो काफी घंटों लंबा हो जाएगा। चलिए जानते हैं इस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई सबसे मेजर डिस्कवरीज के बारे में, जिसने हमारा मंगल ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल दिया। डे 279 मंगल की सतह पर लैंड होने के 279 दिन बाद क्यूरियोसिटी रोवर मंगल के प्राचीन हैबिटेबल एनवायरनमेंट की खोज करता है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसके नाम को सुनकर ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, इसीलिए चलिए इसे थोड़ा गहराई में जानते हैं। असल में जब ये डिस्कवरी की गई थी तब क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह के येलो नाइफ एरिया में मौजूद था। 12 मार्च 2013 को वैज्ञानिक इस एरिया की मिट्टी को कलेक्ट करते हैं। मिट्टी के अलावा वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद कुछ पत्थरों की भी जांच करते हैं और जांच के रिजल्ट आने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। उनको ये पता चलता है कि क्यूरियोसिटी रोवर जिस एरिया में मौजूद है वो कुछ अरब साल पहले असल में एक फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी। जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से इस झील का पानी तो एवेपोरेट हो गया, लेकिन अभी भी इसके पत्थरों में ऐसे सिग्नेचर मौजूद थे जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पर पानी मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खोज ने वैज्ञानिकों को ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पास्ट में मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था। इस स्टडी के जरिए वैज्ञानिकों को ये पता चला कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी ऐसा एनवायरनमेंट हुआ करता था जिसमें माइक्रोबियल लाइफ सरवाइव कर सकती थी। ऐसा भी हो सकता है कि शायद मंगल ग्रह पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म अरबों साल पहले रहा करते हों, लेकिन मंगल के बिगड़ते हालातों के चलते उनका खात्मा हो गया हो। अंतरिक्ष में कहीं भी जीवन ढूंढना हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। आज तक हमने पृथ्वी के अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं ढूंढा है जिसमें कोई भी जीवित चीज मौजूद हो। ऐसे में अगर हमें भविष्य में मंगल ग्रह पर लाइफ होने के सैंपल्स मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। डे 330 अभी भी क्यूरियोसिटी रोवर येलो नाइफ बे एरिया में ही रहकर वहां की मिट्टी और पत्थरों पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसको एक और सेडिमेंट्री रॉक मिलता है जिसमें पानी के बहुत ही शार्प और क्लियर सैंपल मौजूद थे। इससे वैज्ञानिकों को इस बात की श्योरिटी मिली कि सच में मंगल ग्रह पास्ट में पानी से भरा हुआ रहता था। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मंगल ग्रह का इतना सारा पानी आखिर गया कहाँ? इसका जवाब बहुत ही आसान सा है। मंगल ग्रह का सारा पानी अंतरिक्ष में एवेपोरेट होकर चला गया। मंगल ग्रह के पास ना ही वायुमंडल है और ना ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के ना होने की वजह से सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन मंगल की सतह को डायरेक्टली हिट करती है। इसके साथ ही सूर्य से निकलने वाली गर्मी इसकी सतह पर मौजूद पानी को गर्म कर देती थी, जिससे वो भाप में बदल जाता था। अब यही सेम प्रोसेस हमारी पृथ्वी पर भी होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास एक मोटा वायुमंडल है, इसीलिए ये पानी अंतरिक्ष में नहीं जा पाता। मंगल के पास मोटा वायुमंडल ना होने की वजह से उसका सारा पानी बादल बनाने की जगह सीधे अंतरिक्ष में जाता गया और एक समय ऐसा आया जब वहां मौजूद सारा पानी खत्म हो गया। इसके बाद से ही मंगल ग्रह पूरी तरह से बंजर ग्रह बनकर रह गया। हालांकि जब मंगल ग्रह की मिट्टी को थोड़ा अंदर तक खोदा जाता है तो अभी भी गीली मिट्टी ही पाई जाती है। कुछ इसी तरह से जब पत्थरों को तोड़कर उनके बीच में देखा जाता है तब भी वैज्ञानिकों को थोड़ी बहुत नमी मिलती है,
जिससे ये पता चलता है कि मंगल ग्रह भी एक समय पर पानी से भरा हुआ रहता था। इसी डिस्कवरी के मात्र 10 दिन बाद यानी अपने लैंड होने के 340वें दिन पर क्यूरियोसिटी मंगल पर मौजूद पानी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है। वो मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नाम के एक एरिया में रिवर बेड की डिस्कवरी करता है। यहाँ की मिट्टी में उसे ग्रेवल मिलती है, जिससे वैज्ञानिकों को ये पता चल पाता है कि एक समय पर यहाँ पर नदियाँ बहा करती थीं। जब इन्हीं डिस्कवरीज को और बड़े पैमाने पर किया जाने लगा तो वैज्ञानिकों को गलीज भी देखने को मिली। आपने बारिश के मौसम में ऐसा देखा होगा कि जहाँ पर पानी के निकलने का रास्ता नहीं होता है, वहाँ पर पानी मिट्टी को काटते हुए अपना रास्ता खुद बना लेता है। कुछ ऐसा ही मंगल ग्रह पर भी हुआ करता था। वैज्ञानिक आज इन्हीं रास्तों को ढूंढकर ये पता लगा रहे हैं कि मंगल पर पानी किस तरह से बिहेव करता था। इस डिस्कवरी को 27 सितंबर 2013 को किया गया था और तब से आज तक वैज्ञानिक ना जाने कितनी सारी गलीज को मंगल की सतह पर ढूंढ चुके हैं। डे 1203 मंगल पर मौजूद पानी से जुड़ी बहुत सारी डिस्कवरीज के बाद अब क्यूरियोसिटी मंगल के एनवायरनमेंट पर फोकस करना शुरू करता है। अभी तक वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद मंगल पर मौजूद पानी की डिस्कवरी करना था और उससे जुड़े जितने सैंपल हो सकें उतने कलेक्ट करने की कोशिश करना था। लैंड होने के 1203 दिन बाद यानी 3 जून 2018 को वैज्ञानिक एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी करते हैं, जिससे मंगल पर पास्ट में एलियन लाइफ मौजूद होने के र्यूमर्स दुनिया भर में फैलने लगते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर पानी की डिस्कवरी करते करते मंगल पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी डिस्कवरी कर लेता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनसे मिलकर ही जीवन का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हुए हैं। अब इस डिस्कवरी का होना इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे काफी सारे ग्रह हैं जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं और नहीं बल्कि गेल क्रेटर में ही पाए गए थे, यानी वहीं पर जहां पर कभी मंगल पर पानी मौजूद हुआ करता था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड में अगर किसी भी ग्रह पर जीवन का निर्माण होगा तो वो ज्यादातर पानी के ही आसपास के एरिया में होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में सर्वाइवल के चांसेस हाई होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद जीव जंतु हैं। हमारी पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि समुद्रों से ही हुई थी। धीरे धीरे ये समुद्र में रहने वाले जीव जमीन पर आने लगे और फिर यही विकसित होते होते हम इंसानों में बदल गए। आज हम इंसान इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम अपनी हिस्ट्री के अलावा सौरमंडल में मौजूद बाकी ग्रहों की हिस्ट्री को भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। गेल क्रेटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने के बाद इंटरनेट पर मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद होने की काफी सारी अफवाहें फैलने लगी। हालांकि नासा ने इस बात को क्लियर किया कि अभी भी उनके पास इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि मंगल पर पहले जीवन मौजूद था या फिर नहीं। इसके करीब 600 दिन बाद यानी डे 1812 को क्यूरियोसिटी ने एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी की, जो फिर से मंगल पर जीवन मौजूद होने की ओर इशारा कर रही थी। क्यूरियोसिटी रोवर ने यह पता लगाया कि मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मात्रा कांस्टेंट नहीं रहती। अब पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही नॉर्मल डिस्कवरी है, लेकिन अगर आप इस चीज का मतलब समझ जाओगे तो शायद आप भी चौंक जाओगे। मीथेन की मात्रा कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि या तो कोई चीज उसे एब्जॉर्ब कर रही है या फिर उसे कोई चीज रिलीज कर रही है। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद मंगल ग्रह पर ऐसे छोटे बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं जो या तो मीथेन गैस को इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं। ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थीं, क्योंकि इसका सीधा मतलब था कि मंगल ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। हालांकि कुछ और समय तक स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि मीथेन की मात्रा के कांस्टेंट ना होने का कारण जियोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है। अगर मंगल ग्रह की पूरी केमिस्ट्री को समझा जाए तो शायद मीथेन से जुड़ी दिक्कतों को भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर भी वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद होने की बात को पुख्ता रूप से साबित नहीं कर पाए। इन सब चीजों से हटने के बाद वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के वायुमंडल पर रिसर्च करनी चालू की। वो ये पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से किन गैसों से बना हुआ है। बहुत ही आसान रिसर्च और एनालिसिस के बाद रोवर ने वैज्ञानिकों को मंगल के वायुमंडल का पूरा डेटा भेज दिया। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि मंगल ग्रह के वातावरण में क्यूरियोसिटी रोवर को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसों के ट्रेस मिले हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की थी
और ये मंगल ग्रह के वायुमंडल का करीब 96% हिस्सा बनाती है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर 21% ऑक्सीजन से बना है और बचे हुए 1% में बाकी सारी गैसें मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% भी नहीं है। हालांकि इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी ये पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ाती जा रही है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मंगल ग्रह पर तापमान कितना ज्यादा एक्सट्रीम रहता होगा। खैर, वायुमंडल को एनालाइज करने के बाद क्यूरियोसिटी रोवर का काम था मंगल के रेडिएशन लेवल का पता लगाना। अगर इंसानों को किसी भी ग्रह पर जाना है तो उस ग्रह के रेडिएशन लेवल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना रेडिएशन लेवल जाने अगर हम किसी भी ग्रह पर जाएंगे तो हमारी मृत्यु बहुत जल्द हो सकती है। मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से सूर्य से निकलने वाले सारे हार्मफुल पार्टिकल्स डायरेक्ट इसकी सतह तक आ जाते हैं। ऐसे में अगर कोई एस्ट्रोनॉट उस सतह पर मौजूद होगा तो ये पार्टिकल उसकी स्किन में प्रवेश करके एस्ट्रोनॉट के डीएनए में भी बदलाव कर सकते हैं। इसकी वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है जो बहुत जल्द ही उस एस्ट्रोनॉट की मृत्यु का कारण बन जाएगी। इसके अलावा ये चार्ज्ड पार्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स को भी खराब कर देते हैं। अगर हमारी पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो हमारी पृथ्वी पर इंटरनेट और रेडियो सिस्टम जैसी कोई भी चीज कभी भी डेवलप हो ही नहीं पाती। इसके अलावा क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर मौजूद एक बहुत ही फेमस माउंटेन पर भी रिसर्च की थी। इस माउंटेन का नाम है माउंट शार्प और यह गेल क्रेटर के मध्य भाग में मौजूद है। क्यूरियोसिटी रोवर का काम था इस पहाड़ के निचले हिस्से पर रिसर्च करना और वहां मौजूद मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करना। यहाँ पर भी वैज्ञानिकों को बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिले थे, जिससे उन्हें ये पता चला कि इस पहाड़ के निचले हिस्से पर भी अरबों साल पहले पानी मौजूद हुआ करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इससे मंगल ग्रह की क्लाइमेटिकल हिस्ट्री और एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में भी पता लगाया। फिलहाल तो हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या फिर नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भविष्य में यहाँ पर जीवन जरूर मौजूद होगा। ऐसा करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही होंगे और हम इंसान ही यहाँ जाकर अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। वैसे अगर आपको मंगल ग्रह के किसी एरिया में लैंड करने का मौका दिया जाए तो आप किस एरिया में लैंड करना चाहोगे और क्यों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।